Good morning, students. Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the salient features of vectors, the electrogelephoresis, the gel electrophoresis techniques by which we are separating the DNA fragments according to their size. Now, in this को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो जीन जो प्रेजेंट है एंटीबायोटिक या एंटी रेजिस्टेंट जीन जो होती हैं उनकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ अनदर मेथड फॉर द सेपरेशन इज सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्यूम्ब्रेशोम प्रोसेस ड्यू टू साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू डिफरेंट एंटीबायोटिक्स. कि हम रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर एंटीबायोटिक जीन्स एक्टिव है और इनएक्टिव है. तो अगर इनएक्टिवेशन के थ्रू हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए क्यूम्बरसोम प्रोसेस. मीन्स वो काफ़ी हैवी प्रोसेस है क्योंकि वहाँ उनको हमने लगातार अलग अलग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की प्लेट्स में रखना होता है. सो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स डेवलप, तो उसके लिए एक अलग से सिलेक्टेबल मार्कर्स को डेवलप किया गया. डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, जो कलर प्रोड्यूस करते हैं और बाय डिपेंडिंग अपॉन द कलर वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रैंड. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है सीक्वेंस इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, कि हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना रहे हैं आरडीएनए जो है उसके अंदर एक सीक्वेंस डाला जाता है और वो सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज. और वो क्या कराएगा, इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन सर्जनल इनएक्टिवेशन, कि वो जो एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट करेगा. प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये जो क्रोमोजेनिक मीन्स विच प्रोड्यूस कलर्स, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ब्लू कलर कॉलोनी, वो क्या बनाएंगे, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे. वो कॉलोनी क्या है, बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड विद नो इंसर्ट, कि बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड है लेकिन उसके कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट इन एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर. अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए डलेगा उसमें तो वहाँ कोई कलर नहीं आएगा और जिसकी वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि द कलरलेस कॉलोनी इज रिकॉम्बिनेंट एंड द कलर्ड कॉलोनी इज नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो दिस इज द इजी प्रोसेस बाय विच वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन recombinant and non-recombinant. So यहाँ क्या होगी, आर डीएनए शुड एंटर सेल टू ट्रांसफॉर्म द सेल्स, और वहाँ आर डीएनए सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, लेकिन जो डायरेक्टली डीएनए वो ऐड नहीं होता क्योंकि उसका हाइड्रोफिलिक कंसंट्रेशन होती है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होस्ट शुड बी मेड कम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए वेक्टर. जो वेक्टर है उसके डीएनए को अपने साथ मिक्स करने के लिए होस्ट को कम्पिटेंट होना जरूरी. कम्पिटेंट मतलब वो रेडी हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होल्ड करने के लिए. तो वहाँ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं किसी भी होस्ट सेल को कम्पिटेंट बनाने के लिए. तो फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड. बेसिकली बैक्टीरिया हैविंग ए सेल वॉल, और उस सेल वॉल की वजह से फॉरेन डीएनए सेगमेंट को या वेक्टर को ईजिली बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं. ट्रीटिंग होस्ट, जो बैक्टीरिया जो होस्ट जो है उसको ट्रीट किया जाएगा विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कटायंस, जैसे कैल्शियम आयंस. तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयंस क्या करेंगे कि सेल वॉल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे. मीन्स उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होगा एंड डीएनए एंटर्स थ्रू द सेल वॉल ऑफ द होस्ट. और उसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए जो है वेक्टर डीएनए
जिसके पास फॉरेन जीन होती है वो ईजिली एंटर कर जाएगा होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज हीट सोक, सडन चेंज इन टेम्परेचर, कि इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को अचानक से चेंज किया जाएगा, सडन चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा। अब दोनों का मिक्सचर हो गया। नाउ इनक्यूबेशन ऑफ होस्ट, अब हम होस्ट को इनक्यूबेट करेंगे विद rDNA ऑन आइस एंड देन प्लेसिंग दैम एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन बैक टू द आइस। और इस तरह कैसे होगा, सडन चेंज आएगा, एक बार हम उसको लो टेम्परेचर में रखेंगे, फिर हाई टेम्परेचर में, वो फिर से लो टेम्परेचर के अंदर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा कि इनेबल बैक्टीरिया टू टेक अप rDNA, कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो कैपेबल होता है, इनेबल होता है टू मेक बाइंडिंग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स आर फिजिकल मेथड्स। The second step is micro injections. As its word micro, it is used for directly injection or injected the rDNA into the host cell of animals, कि ये कॉमनली एनिमल्स के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ क्या कहते हैं कि rDNA को डायरेक्टली किसके अंदर इंड्यूस कर देंगे, न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। थर्ड वन इज बायोलिस्टिक और जीन गन्स। होस्ट सेल बोम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, कि जो होस्ट सेल है उसको हाईली वेलोसिटी पर काफ़ी स्पीड से जो होस्ट है सेल है उसके ऊपर बोम्बार्ड किया जाएगा, बॉम्बिंग की जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के आर कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनके बाहर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट की कोटिंग होगी, कवरिंग होगी, एंड वो माइक्रो पार्टिकल्स सेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। दे आर यूज्ड इन प्लांट सेल्स। फोर्थ वन इज डिसआर्मिंग पैथोजेंस। पैथोजेनिसिटी ऑफ वेक्टर इज रिमूव्ड, कि कोई पैथोजन है उसकी पैथोजेनिसिटी, जो जीन पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज कॉज करती है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन, जो हार्मफुल नहीं है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर अलाउड टू इन्फेक्ट, अब वो फिर से देखो पैथोजन का वर्क है होस्ट को इन्फेक्ट करना, लेकिन जब उसके पास डिजीज कॉजिंग जीन्स नहीं होंगी तो वो हार्मफुल नहीं होगा, और जब होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो उस टाइम वो क्या करता है, इट ट्रांसफर द rDNA इनटू द होस्ट डीएनए। These are the diagrammatic presentation of micro injections, कि माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस, ये जीन गन यहाँ डायरेक्टली बम्बारमेंट की जाएगी। ये जो एपरेटस है इसकी हेल्प से क्या करेंगे, प्लांट सेल के ऊपर डायरेक्टली बम्बारमेंट करेंगे माइक्रो पार्टिकल्स की ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। दे आर कवर्ड विद rDNA, और वो rDNA क्या करेगा, होस्ट के साथ कंपिटेंट हो जाएगा। Now we are going through the isolation of genetic material, कि जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो हमने होस्ट के अंदर इम्प्लांट कर दी। अब हम क्या करेंगे, वी आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल, हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, कि मोस्टली जो यूकैरियोटिक होती हैं उनके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए शुड बी प्योर। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो वहाँ डीएनए कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल बायोमोलिक्यूल्स, कि डीएनए के पास कोई अनदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आइसोलेशन है, डीएनए लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, विच कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। और जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं दे आर रैप्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, वो किससे पैक होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, इस तरह से पैकिंग होती है।
सोलिनॉइड फॉर्मेशन में सेल हैव टू ब्रेक ओपन टू रिलीज डीएनए एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स। तो हम क्या करते हैं इसके लिए लाइसोजाइम्स का यूज़ करते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल सेल को रैप्चर कर देता है। सेल्स आर लाइज्ड बाय, लाइज मीन्स ब्रेक डाउन, बाय लाइटिक एंजाइम्स, लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज के लिए प्लांट सेल, सेलुलेज की जो आउटर सेलुलोज जो लेयर होती है वाल, सेल वाल की प्लांट के अंदर, वो डाइजेस्ट हो जाएगी। चाइटिनेज, जो चाइटिन जो होता है फंगस के अंदर, जो फंगस के अंदर जो आउटर कवरिंग है सेल वाल वो काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज क्या करेगा, फंगस के सेल को डाइजेस्ट करेगा। सेलुलेज क्या करेगा, प्लांट सेल को डाइजेस्ट करेगा, लाइसिस करेगा उसकी। और लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल को। अब हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लाइपेज, आरएनए, हम उनको ट्रीट करेंगे उनके एंजाइम्स के साथ। जैसे स्पेसिफिक एंजाइम टू रिमूव, जैसे आरएनए के लिए हम यूज करेंगे राइबो न्यूक्लियेज जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या तो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेटेज, लिपिड्स के लिए लाइपेज यूज करेंगे। अब सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, ओनली प्योरीफाइड डीएनए। प्रेसिपिटेट विद द एडिशन ऑफ इथेनॉल, हम उसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे। आफ्टर ट्रीटेड विद इथेनॉल अपीयर एज ए कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन, कि वहाँ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन सस्पेंशंस, कि वो वहाँ पे फाइन थ्रेड्स बन जाएंगे सस्पेंशन के अंदर। तो यहाँ स्टेप्स क्या हुए, पहले फर्स्ट हम एक सेल सेलेक्ट करनी है, उसका लाइसिस कराना है, उसके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अनदर मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट डीएनए, उन सभी को डाइजेस्ट करना है विद स्पेसिफिक एंजाइम्स। प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेटेज, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेजेस। और उसके बाद सिर्फ क्या बच जाएगा, डीएनए। उसको हम ट्रीट करेंगे इथेनॉल के साथ और वो फॉर्म करेगा फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। Now we are going to collect or cutting the DNA at specific locations। जो अभी हमने आइसोलेशन का प्रोसेस पढ़ा वो इस तरह से होता है कि हम एक सेल्स लेंगे ट्यूब के अंदर, उनको लाइस करेंगे यूजिंग ए डिटर्जेंट दैट डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली हम डिटर्जेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काइटिनेज फॉर फंगस, सेलुलेज फॉर प्लांट सेल, lysozyme for bacteria cell. Cell content are treated with proteases and RNAs to destroy RNA। अब क्या हुआ कि जो सेल कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको ट्रीट करेंगे वेरियस एंजाइम्स के साथ जो डाइजेस्ट करते जाएंगे प्रोटीन को, आरएनए को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को। तो सेल डेब्रिस इन ए सेंट्रीफ्यूगल, उसको सेंट्रीफ्यूगल कराया जाएगा। द सुपरनेटेंट liquid containing the DNA is transferred to a clean tube। अब यहाँ देखो जो सेल डेब्रिस जो है, सेल वेस्ट, वो डिपॉजिट हो जाएगा बिलो द बॉटम, बॉटम की तरफ। और जो क्लीन प्योरीफाइड डीएनए कंटेंट है वो होगा ऊपर लिक्विड फॉर्म में। उसको हम प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस प्रेसिपिटेट को हम इथेनॉल के साथ ट्रीट करके विस्कस स्ट्रैंड बनेंगे। कैन बी स्पूल्ड ऑन ए ग्लास रोड। स्पूल्ड का प्रोसेस होता है जैसे हम कोई ग्लास रोड है उसको लिक्विड के अंदर रोटेट करें, और रोटेट करने से क्या होगा, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ है, यहाँ ये ऐसे रोटेट करते जाएंगे और फाइनली जो डीएनए का जो यहाँ कंटेंट है वो ग्लास रोड के ऊपर कोइल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल मीन्स स्टेप्स फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। अब हम इसको ट्रीट कराएंगे वेरियस एंजाइम्स के साथ। सेकेंड स्टेप इज कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तब हम एंडो न्यूक्लियेजेस का यूज करते हैं। प्योरीफाइड डीएनए सोर्स है डीएनए का, डिजायर्ड जीन का, वेक्टर डीएनए का। इनक्यूबेटेड विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस डाइजेशन एट ऑप्टिमम कंडीशंस। कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर डीएनए सेगमेंट को कट करेंगे।
और हम जो फ्रेगमेंट्स आएंगे उनको चेक कर लेंगे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइट पे काम करेंगे और वहाँ से ये आइडेंटिफाई होता है कि किसका मोलिकुलर वेट है, जिसका साइज कितना होगा, कितने बेस पेयर होंगे, तो हम इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस से आइडेंटिफाई कर लेंगे। वंस जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड कट वेक्टर विद स्पेस फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड, हमारे पास अब दो चीज़ें आ गई, डिजायर्ड जीन एंड द वेक्टर विद हैविंग द स्पेस फॉर जीन। अब हम वेक्टर को और फॉरेन डीएनए जो हम ले रहे हैं डिजायर्ड जीन, उसको बाइंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इस तरह हमारा क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ द थर्ड स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि अब हमने जो फ्रेगमेंट लिया है वो एक वेरी लिटिल स्मॉल शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है, उसको हमें एम्प्लीफाई करना होता है, बड़ा करना होता है ताकि वो ईजिली इंक्यूबेट कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं PCR। इट इज़ ए टेक्निक विच एम्प्लीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। यहाँ डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। PCR का जो यूज़ है वो बेसिकली डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए का तो हम उसको एम्प्लीफाई करते जाएंगे, जिससे वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसको स्टडी करने में ईजीनेस रहती है। तो ये क्या करेगा, ए सिंगल और फ्यू कॉपीज ऑफ पीस ऑफ डीएनए टू जनरेट 1000 to millions कॉपी, कि यहाँ डीएनए की मिलियंस कॉपी बनाई जाती हैं इन विट्रो कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में। कंपोनेंट रिक्वायर, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, फर्स्ट तो हमारे पास प्राइमर्स होने चाहिए जो डीएनए के ऊपर जाके बाइंड होंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, जो डीएनए के नए स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर सके। न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर फॉर्म कर सके। सो द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर, तो देखो नया डीएनए के जब रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया डीनेचुरेशन, उसको डीनेचर करना, डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमर्स को ऐड करना। प्राइमर्स ऐड होते जाएंगे तो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, उसको बोलते हैं एनीलिंग प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन विद न्यूक्लियोटाइड्स इन मीडियम जेनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को एक सीक्वेंस में बाइंड करता जाएगा ऑन द पेरेंटल डीएनए, जो पेरेंटल डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनाता जाएगा। उसके बाद है रेप्लिकेशन। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे स्ट्रैंड तो उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रिपीटेड मैनी टाइम्स, 1 बिलियन कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए, उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, उससे 1000 मिलियंस नंबर बन जाएंगे, कॉपी बन जाएगी। इन्वॉल्व थर्मोस्टेबल डीएनए, इन्वॉल्व थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज मीन्स एंजाइम्स which makes DNA stable। थर्मस एक्वेटिकस से आइडेंटिफाई किया गया है टू फैसिलिटेट रेप्लिकेशन इवन ऑन हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए स्टेबल रहे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। जनरली ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप, हमारे पास कोई डीएनए सेगमेंट है, हमें इस पोर्शन को क्या करना है, एम्प्लीफाई करना है, इसके मल्टीपल कॉपीज बनाने। क्या करें, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका डीनेचुरेशन कराएंगे। डीनेचुरेशन में क्या होगा कि दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, दिस वन एंड दिस वन। अब प्राइमर्स आके बाइंड करते चले जाएंगे यहाँ, और प्राइमर्स जब बाइंड करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएंगे, 2 न्यू स्ट्रैंड। एनीलिंग हो गई। एक्सट्रैक्शन, एनीलिंग में क्या होगा कि 2 स्टेप बन जाए, फिर उनका एक्सट्रैक्शन होगा, इंक्रीज एक्सटेंशन करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। जो पॉलीमर्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। द डीएनए पॉलीमरेज, द टेक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए पॉलीमरेज वो क्या करेंगे, इस शॉर्ट सेगमेंट, देखो यहाँ ये शॉर्ट सेगमेंट है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। और इंक्रीज करते करते टाइम क्या होगा
कि इट्स फॉर्म से बिलियंस ऑफ द कॉपी, जो डिजायर्ड जीन जो है उसकी बिलियंस कॉपी बना देगा। एम्पलीफाई 30 साइकिल्स, लगातार वो साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं, एंड फॉर्म द एम्पलीफाइड DNA segment which having the millions of the copy। तो यहाँ डीनेचुरेशन होगा, उसके लिए यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर का, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा द DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज ब्रेक डाउन, DNA का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इट्स नियरली 90 डिग्री सेल्सियस, नियरली 90 to 95, समटाइम जो एक्यूरेसी है वो 94 डिग्री की होती है, ये 94 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, तो उसमें DNA स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे। अब आएगा डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग, कि यहाँ 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दोनों स्टैंड अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या होगा, 2 oligonucleotides primers hybridized to each of single strand template DNA in presence of excess of synthetic oligonucleotides। कि एनिलिंग मीन्स यहाँ प्राइमर्स आके ऐड हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा द DNA स्टैंड स्टार्ट टू बी रीजॉइन, वो फिर से रीजॉइन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, वो नए DNA सेगमेंट्स की जो ये हमने सेलेक्ट किया है इसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज, जो एक थर्मोफिलस बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, उससे लिया गया है। 2 प्राइमर स्टैंड, अब ये 2 प्राइमर स्टैंड जो है, जैसे ये प्राइमर स्टैंड हो गया, एक ये प्राइमर स्टैंड हो गया, तो ये क्या करेंगे, एक्सटेंड टुवर्ड्स ईच अदर इन ऑर्डर टू द कॉपी ऑफ DNA सेगमेंट, ये इस तरफ मूव करेंगे, और उसका क्या रिजल्ट आएगा कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी, वो सेगमेंट है वो एम्पलीफाई हो गया। इट मीन्स द एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन सेगमेंट। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म और सेल। देखो जब हम कोई भी वेक्टर DNA है या कोई हमारे पास फॉरेन DNA है, जब उसको अगर किसी होस्ट के अंदर डाला जाता है तो होस्ट डिफरेंटली बिहेवियर शो करते हैं। वंस ए सेल रिसीव ए फॉरेन DNA फ्रेगमेंट एंड बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, जब न्यू सेल आके बाइंड हो जाएगी कि rDNA प्लस होस्ट, ये दोनों क्या बना देंगे, इट फॉर्म्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO। तो वो क्या कहता है, बिहेव डिफरेंटली, जो ओरिजिनल बिहेवियर है उससे ज़्यादा अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे इफ ए रिकॉम्बिनेंट DNA बियरिंग जीन विच इज़ रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन, यहाँ हम ये ट्रांसफॉर्म सेल है हमारी, ये नॉन ट्रांसफॉर्म मीन्स इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है। तो इसको हम एग्जांपल में हमने क्या लिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और एग्जांपल लिया एम्पीसिलिन के लिए। तो जिसके पास ये जीन होगी वो एम्पीसिलिन की मीडियम में ग्रो कर जाएगा, और जिसके पास ये जीन नहीं होगी वो एम्पीसिलिन क्या करेगी, एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल कर देगी। जनरली ये प्रोसेस होता है। तो हमारे पास जो मीडियम है उसमें हमने एम्पीसिलिन रखा, और हम उसमें 2 टाइप की सेल्स लेते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। ये कैसी आई कि यहाँ है इंसर्ट करते टाइम हम चेक करेंगे कि किसके अंदर एंट्री हुई है, किसके अंदर नहीं हुई। हमने ग्रुप लिया होस्ट सेल्स का, उसके अंदर हमने rDNA को मिक्स किया, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है किसके साथ मिक्स हुई है, किसके साथ मिक्स नहीं हुई। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको उसी एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करेंगे। इसके पास वो जीन प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पॉजिटिव साइन लिख रहा हूँ, इसमें नेगेटिव है यानी नहीं है। दोनों को ग्रो कराया
मीडियम के अंदर जिसके पास क्या है, एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन क्या करेगी, इसके पास जीन नहीं है तो इसको किल कर देगी, इट इज डिस्ट्रॉयड। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, द जीएमओ जो है जिसके अंदर आर जीन ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो क्या करेगी, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट है, रेजिस्टेंस है उसका, एम्पिसिलिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगी, यहाँ अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलोनी यहाँ ग्रो कर रही है वही क्या है, ट्रांसफॉर्म सेल, कि हमारा जो आरडीएनए है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसके थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, कि हमें होस्ट सेल को क्या बनाएंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शंस, बायोलिस्टिक एंड जीन गन्स यूज करते हैं। फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अल्टर विद आरडीएनए, जो फिनोटाइप है वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया एम्पिसिलिन का। When plated on agar gel with ampicillin, transformed will grow change in phenotype non transformed die, कि जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी वो सरवाइव करेंगे, जिसके पास नहीं है वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आई कहाँ से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है कि जो हमारे जीएमएच को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराती है। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज कर रहे हैं। देखो हम मॉडिफाइड डीएनए को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, और वो डिजायर्ड कैरेक्टर तभी आएगा जब हम जीन के अंदर चेंजमेंट लाएँ, डीएनए के अंदर चेंजमेंट लाएँ होस्ट के अंदर। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया, आरडीएनए सेलेक्ट किया, उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ, उसको वेक्टर के अंदर डाला, वेक्टर से उसको होस्ट के अंदर डाल दिया। अब होस्ट के अंदर डालने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सच में प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, एलियन डीएनए बाइंड विद क्लोनिंग वेक्टर, ट्रांसफर टू द सुटेबल होस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। ये प्रोसेस हमने कर लिया, यानी हमने फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ जो जीन है वो क्या बनाएगी, आरडीएनए, वो क्या बनाएगी अपना आरडीएनए, आरडीएनए बनाएगा टारगेट प्रोटीन। आफ्टर क्लोनिंग ऑफ आरडीएनए टू पार्टिकुलर नंबर ऑफ कॉपीज, वहाँ रेप्लिकेशन होगा, आरडीएनए बनता जाएगा, और वो जिस प्रोटीन को कोड कर रहा है, जो प्रोटीन हमें चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो टारगेट प्रोटीन जो है वो एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इन हेटेरोलोगस होस्ट, if protein encoding gene is expressed recombinant protein, एक हेटेरोलोगस होस्ट को हम क्यों कह रहे हैं हेटेरोलोगस, क्योंकि वहाँ डिजायर्ड जीन है, वो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को कोड करती है। हेटेरोलोगस होस्ट क्या होगा, जीन और जीन फ्रेगमेंट दैट डज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द होस्ट, द जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, कि यहाँ पर क्या होगा कि जीन और जीन फ्रेगमेंट दैट डज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द होस्ट, कि जो जीन सेगमेंट नेचुरली होस्ट के अंदर नहीं था लेकिन हमने उसके अंदर वो इंड्यूस कर दिया और वो प्रोटीन को कोड कर रही है, दैट्स नोन एज हेटेरोलोगस होस्ट, कि अलग अलग लोकाई से हमने सेगमेंट को कैरी किया और एक के अंदर ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप इज cells which are harbor cloned gene of interest grown in laboratory in small scale। जो हार्बर क्लोन टेक्नोलॉजी जो है कि जो हम हार्बरिंग कर रहे हैं क्लोन्ड जीन्स का ऑफ इंटरेस्ट, उनको रेगुलेटरी के अंदर स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है। कल्चर ऑफ डिवाइडिंग होस्ट, कि जब होस्ट है उसको लगातार डिवाइड करेंगे तो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी पॉपुलेशन के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड प्रोटीन देन प्योरीफाइड बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, हम उनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे सिंगल सेल प्रोटीन में होता है कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो एक बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होगा, बाद में हम सेल को रैप्चर कर देंगे, रैप्चर करने के बाद क्या होगा वहाँ से प्रोटीन को सेपरेट आउट कर लिया जाएगा बाय वेरियस
techniques. So this is all about the obtaining the foreign gene product, कि कैसे हम foreign gene का product को obtain कर सकते हैं. In the large scale, कि large scale के ऊपर क्या होगा, cells can be cultured in continuous culture system, कि large scale पर हम microbes को एक कल्चर के अंदर ग्रो कराएंगे. Here the used medium is drained out from one side and the fresh medium added from other side to maintain the cells physiologically most active log exponential phase. कि जब लगातार मीडियम मिलता रहेगा, न्यू मीडियम मिलेगा, तो सेल्स हैं वो नए मीडियम के ऊपर ग्रो करते जाएंगी. वन साइडेड मीडियम ओल्ड होता जाएगा, उसको हम रिमूव करते जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है. और वन साइडेड से हम उसमें नया न्यूट्रिएंट डालते जाएंगे और जो माइक्रोब्स हैं वो वहाँ ग्रो करेंगे. तो जो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव ग्रोथ होगी. दिस कल्चर मेथड प्रोड्यूस ए लार्ज बायोमास. और लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहने की वजह से क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं अपनी पॉपुलेशन को वेरी फास्टली इंक्रीज करेंगे और ये लार्ज बायोमास डेवलप हो जाएगा. और वो बायोमास क्या करेगा, प्रोटीन्स को कोड करेगा, जो क्या है, डिजायर्ड प्रोटीन्स हैं. बायोमास बायोलॉजिकली मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग. बायोमास क्या होता है, बायोलॉजिकली मटेरियल जो किससे ड्राइव किया गया है, किससे कैरी आउट किया गया है, बाय लिविंग थिंग्स और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो रिसेंट में लिविंग थे. टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स की लार्ज क्वांटिटी के लिए हम बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी जो क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी होती है वो होती है 100 to 1000 लीटर्स. इसके हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को हम प्रोसीड आउट करा सकते हैं. बेसिकली जो बायो रिएक्टर्स हैं वो वेसल्स होती हैं इन विच रॉ मटेरियल रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल कल्चर मीडियम विद एम्बिएंट कंडीशंस. तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल, कल्चर मीडियम विद एम्बिएंट कंडीशंस. वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. जो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, वो क्या करेंगे, हाई लेवल पे जो बायोलॉजिकली प्रोसेस हैं एंजाइम्स की हेल्प से प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, दैट इज प्रोटीन एंड एंजाइम्स. द ऑप्टिमम ग्रोथ इज अचीव्ड विद ग्रोथ कंडीशंस. और बायो रिएक्टर्स में जो ग्रोथ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन्स. तो बेसिकली बायो रिएक्टर क्या है, एक टूल है, टेक्निक है, जिसके हेल्प से हम लार्ज अमाउंट पे प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं एट कंट्रोल्ड, जिसको हम भी कंट्रोल कर सकते हैं. This is the diagram presentation of a bioreactor. This one a simple stirred tank bioreactor है. यहाँ हम प्रेशर मेंटेन रखते हैं. This is a motor which rotate the blades. जो फॉर्म ब्रेकर, यहाँ से हम एसिड और बेस को कंट्रोल करते हैं फॉर pH मेंटेनिंग. स्टीम फॉर स्टराइजेशन, स्ट्राइल करते हैं स्टीम के थ्रू, ताकि जो अनडिजायर्ड माइक्रोब्स हैं वो यहाँ ग्रो ना कर सकें. फॉर्म ब्रेकर जो फॉर्म्स को ब्रेक करता है फ्यूमिगेशन में. फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, फ्लैट ब्लेड्स होती हैं जो लगातार रोटेट करती रहती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कल्चर है वो ब्रोथ मिक्स होता रहता है. और जो लाइट वेट है वो अपर तरफ आएगा, और जो हाईली वेटेड जिसका मॉलिक्यूलर साइज है वो नीचे की तरफ रह जाएगा. तो इस तरह पार्शियल ग्रेडियंट डेवलप होता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लेड्स हैं वो मोटर के थ्रू रोटेट की जाती हैं. और बायो रिएक्टर में क्या होगा कि मीडियम है वो लगातार रोटेट फॉर्मेशन में रहता है, और वहाँ जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू प्रोसीड आउट करते हैं. सेकेंड जो टाइप है दिस वन, ये एक स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक है बायोरिएक्टर विच स्टेराइल एयर आर बबल्स आर स्पार्ज्ड. जहाँ से जो स्टेराइल एयर है उसके बबल्स की फॉर्मेशन होती है. इसमें क्या होगा,
कि बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वहाँ पर ट्रांसफ़र एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, कि जो बबल्स हैं वो, और ये रोटेशन है, इस रोटेशन ये जो दो थिंग्स हैं, जो मशीन्स हैं, ये क्या कर रही है, ये भी लगातार रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कंप्लीट बायोरिएक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल थ्रेड है, एक रोड लाइक सब्सटेंसेस है, यहाँ ब्लेड्स लगी हुई हैं, फ्लैट ब्लेडेड विद इम्पेलर्स, जो मोटर के थ्रू रोटेट होती हैं। दीज आर द बायोरिएक्टर्स। नेक्स्ट द लास्ट थिंग इज दैट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। So downstream processing is referred to recovery and purification of biosynthetic product। अब हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है विद द वेरियस मेथड जो हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, डिजायर्ड जीन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, वेक्टर के अंदर ऐड किया, फिर हम उसको होस्ट के अंदर ले गए, होस्ट के अंदर वहाँ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब प्रोडक्ट को हमने बायोरिएक्टर की हेल्प से लार्ज स्केल पे डेवलप कर लिया। अब हम उसको प्योरीफाई करेंगे, रिकवरी करेंगे, particularly pharmaceuticals from natural resources such as animal, plant tissue and fermentation broth। ये हम नेचुरली प्रोसेस से लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर से हमने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ ए प्रोसेस बिफोर मार्केटिंग एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि मार्केटिंग करने से पहले या लोगों को जो पॉपुलेशन है उसको वो प्रोडक्ट देने से पहले ये सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड्स, हमें पहले उसको सेपरेट आउट, देखो पहला क्या है कि हमने प्रोडक्ट को कलेक्ट किया बायो रिएक्टर से, उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हम उसका प्योरीफिकेशन करेंगे, फिर हम उसको फॉर्मुलेटेड करेंगे विद सूटेबल प्रिजर्वेशंस, सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ, वेल पैकेजिंग के साथ, देन शुड अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर मेडिसिन्स हैं तो वो एक क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर में जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, ट्रायल्स होंगे, अगर वो सूटेबल हैं देयर विल नॉट इफेक्ट ह्यूमन बॉडी एंड नॉट शोइंग एनी हार्मफुल इफेक्ट्स, देन दे आर अलाउड टू बी सेल्ड और target to the population। Strict quality control testing is required for the final biological methods, products। strict quality control की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो वेल सुटेबल होनी चाहिए। इट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स फॉर द फाइनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। This is the diagrammatic presentation of all biotechnology principles and process and the products and their various applications। Just like first this one, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसके अंदर प्लाज्मिड है, हम प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। फर्स्ट तो क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर हमने यहाँ से सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से जीन को कट किया, इसको इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड अब ये क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम इम्प्लांट करेंगे होस्ट के अंदर और वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। सेल्स क्लोन्ड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ जीन्स की कॉपी बनेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड क्लोन, हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन दे डेवलप्स देयर पॉपुलेशन, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। और यहाँ वेरियस है, जैसे कॉपी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से कॉपी बनेगी तो हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ के लिए। यहाँ कॉपीज ऑफ जीन पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, एंड यूज्ड बेसिक रिसर्च ऑफ जीन, बेसिक रिसर्च के लिए। जैसे इस वाले केस में है यूज
टू अल्टर बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग द वेस्ट। बैक्टीरिया को हम यूज करेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, क्लीनिंग द वाटर। ह्यूमन ग्रोथ के लिए, बेसिक रिसर्च ऑन प्रोटीन के लिए, एंड प्रोटीन डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट अटैक थेरेपी। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करेंगे टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक और टू केयर द हार्ट अटैक थेरेपी। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस which is induced by the help of biotechnology, especially recombinant DNA technology. In the next lecture, we will discuss about the biotechnologies की जो प्रोसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, देयर एप्लीकेशंस की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं, जीएमओज की फॉर्मेशन करते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे पेस्टिसाइड्स के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए, डिजीज़ कंट्रोल के लिए करते हैं, क्लोनिंग फॉर्मेशन के लिए। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।